नमस्कार दोस्तों। चलिए, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सीरीज में आज हम लोग दूसरा सेट हल करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। ठीक है, टॉपिक अभी हम लोग को वही चल रहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, सतत विकास, और आज थोड़ा सा राष्ट्रीय आय के भी प्रश्नों को हम लोगों ने शामिल किया है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस में जो प्रश्न हम लोग कराए जा रहे हैं उसकी व्याख्या भी करते जा रहे हैं ताकि आप इसका नोट्स बना लीजिए और प्रश्नों को हल भी कर लीजिए। ठीक है, तो कल का सीरीज के आगे का प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कर सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटी वेलबींग। क्या ये सत्य बात है? चलिए इस पे देखेंगे। फिर कह रहा कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करें। क्या ये वास्तव में डिफिनीशन सही है? तो देखा जाए तो सतत विकास के यहां पे सीधे डिफिनीशन दिया है। यहां पे सीधे सतत विकास को परिभाषित ही कर दिया है। ये तो बात सही है कि सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, निरंतर जारी रहने वाला विकास। चलिए गुड, हाँ सभी को नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल सभी को नमस्कार। चलिए धन्यवाद मनु जी। चलिए चलिए, तो आज हम लोग तो अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं अच्छे से आप लोग? हाँ बिल्कुल, अच्छे से अभ्यास करते रहिए और इन प्रश्नों पे कमांड बना लेंगे तो एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा सारे प्रैक्टिस। चलिए, तो हमने बताया है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है क्योंकि नहीं है ना? क्योंकि सतत विकास में अगर देखा जाए कैसे महत्वपूर्ण है तो हल्का से हम बताए थे कि सतत विकास क्या है। अगर हम ये देखें तो हल्का से हमने बताया था सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से प्रश्न हमेशा बने हुए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमने बताया था कि इस सतत विकास क्या है, विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनकी आवश्यकताएं भी प्रभावित ना हो, उसी को सतत विकास कहा जाता है। और ये परिभाषित कब किया गया आपको पता है? इसकी परिभाषा ये वाली कब आई? ये परिभाषा आई थी 1987 के ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट में। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट में परिभाषित किया गया। ठीक है ना? यानी इसमें परिभाषा को हम डायग्रामेटिक अगर समझाए तो यही है सतत विकास। देखो ये यही है। इसमें एक और शामिल किया जाता है अर्थव्यवस्था को, और एक और शामिल किया जाता है समाज यानी सोसाइटी को, और एक और शामिल किया जाता है पर्यावरण को। यही सबसे बड़ी खासियत है, पर्यावरण ही इसका आधार है सतत विकास का। और तीनों का जो समन्वय वाला ये जो चीज है ना, यही है सतत विकास, यही सस्टेनेबल विकास है, यही है सतत विकास, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बताइए, तो सतत विकास मानव कल्याण से संबंधित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो अगर अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, तो ये बात देखिए, अपने टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। अपने टॉपिक पर आ जाए हम लोग। ये देखिए, तो कह रहा कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए, तो उस गोले में समाज आया था कि नहीं? आया था ना? तो एकदम सही बात है।
और इसकी परिभाषा को हमने देखा गया तो ये परिभाषा भी परिभाषित कर रहा है। इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही होगा और व्याख्या भी करेगा, कोई टेंशन नहीं है, और दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करेगा। क्लियर? सही है ना? तो सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं बिल्कुल। हाँ चलिए, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आर दोनों सही होगा और व्याख्या भी करेगा। आगे बढ़ते हम लोग, चलिए आगे हम लोग बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 करा 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? जलवायु परिवर्तन पे पहला प्रतिवेदन, आवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पे दूसरा प्रतिवेदन, पांचवा प्रतिवेदन। देखिए, अगर आपसे कोई कहे, 3-4 चीज समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण पर हो या जलवायु परिवर्तन पर हो, इस पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिवेदन कहिए तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन में याद रखना है। पहली बार, एकदम ध्यान के 3 टर्म्स ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण पर या जलवायु परिवर्तन पर पहला सम्मेलन कौन हो जाएगा? स्टॉकहोम सम्मेलन। अगर यही पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास, पर्यावरण और विकास दोनों को लेकर पहला सम्मेलन हुआ था और पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण प्लस विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला, और संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत विकास पर जो पहला सम्मेलन हुआ था, सतत विकास पर, वह हुआ था 2012 के रियो सम्मेलन में। 2012 के, जिसको रियो +20 सम्मेलन कहते हैं। याद रखिए, 3 चीज आपको समझना है। कोई कहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण पे पहला सम्मेलन, पर्यावरण प्लस विकास, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट पे पहला सम्मेलन, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे पहला सम्मेलन। एकदम रटिएगा। इन्वायरमेंट पे होगा 1972 स्टॉकहोम वाला, विकास पे होगा 1992, आगे बताएंगे रियो सम्मेलन, और ये रियो +20। तो रियो +20 कर देंगे तो 1992 में 20 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2012 हो जाएगा। तो 2012 के सम्मेलन पे किया गया था सतत विकास पर पहला सम्मेलन। नहीं, बार बार आपको याद रखना है। तो यहां पे हो जाएगा कर की प्रतिवेदन प्रस्तुत के उपरांत सतत विकास पर चर्चा आरंभ हुई। तो वो आरंभ हुई थी, एक रिपोर्ट आई थी बटलैंड आयोग की। हमने अभी बताया था ना कि 1987 में बटलैंड आयोग की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, ये जो रिपोर्ट आई थी, इसी रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास पर चर्चा हुई, उसको परिभाषित भी किया गया। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत बार आता है। और ये जलवायु परिवर्तन पे पहला सम्मेलन 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था। इसी को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो सतत विकास की पूरी लंबी कहानी है। जब इसको थ्योरी में पढ़िएगा ना, तो इसकी कहानी शुरू होती IUCN की स्थापना से। आगे डिस्कशन करेंगे जब समय पाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आवर कॉमन फ्यूचर। ये कब आया था? बटलैंड आयोग की रिपोर्ट जो 1987 में आई थी, उसका एक शीर्षक था। इसी शीर्षक में हमने सतत विकास की कहानी को पढ़ा था। चलिए, अब जरा उत्तर आप दीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए जरा उत्तर इसका आप लोग। देखिए, आया है कुछ सम्मेलन है, घटनाएं हैं, और आपको मिलाना है।
पहला है रियो पृथ्वी सम्मेलन। अभी हमने चर्चा किया कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1992 में। क्या है ये? संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास पर पहला सम्मेलन है। याद रखिएगा, ये क्या है? पर्यावरण, इन्वायरमेंट, पर्यावरण और विकास पर पहला सम्मेलन है यूएनओ का। ये बात समझ में आ गई। बटलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन तो हमने बताया कि 1987 में आया था। 1987 में आया था, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अभी हमने चर्चा, इसी रिपोर्ट में ही परिभाषित किया गया था क्या? सतत विकास के डिफिनीशन को। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया। समझते हैं आप लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखिए, MO, मॉन्ट्रियल कनाडा की एक जगह है, ठीक है ना। अब ओ देखो, एम के साथ ओ आ रहा है, इसको समझ लो ओजोन, इसको समझ लो ओजोन, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था, आपको याद है ना, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन किया गया था। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले गैसों को कैसे हम लोग कम खर्च करें। लेकिन ये लागू हुआ था 89 से, 1 जनवरी 1989 से इसको लागू किया गया था। हाँ, तो इस प्रोटोकॉल का इन्फोर्समेंट जो है या प्रवर्तन हुआ था 1989 में, 89 में, याद रखना है। और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन क्लब ऑफ रोम द्वारा किया गया था। क्लब ऑफ रोम, सब सवाल आते रहते एग्जाम में। तो क्लब ऑफ रोम, वास्तव में क्लब ऑफ रोम का गठन हुआ था 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। और इसी ने दिया था लिमिट टू ग्रोथ, अभिवृद्धि की सीमा का कॉन्सेप्ट। और अभिवृद्धि की सीमा का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि मानव जिस तरह संसाधनों का उपभोग कर रहा है, जिस तरह प्रकृति का दोहन कर रहा है, इसी तरह करता रहेगा तो आगे आने वाले 100 वर्षों में अभिवृद्धि की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है द लिमिट टू ग्रोथ। इसका प्रकाशन हुआ था 72 में, ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1972 में। अब आप मिलाइए, 1972 में है, तो लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन हो गया 1972, 72। अब मिलाइए, ये घटनाएं याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। रियो सम्मेलन 92, बटलैंड आयोग की रिपोर्ट 87, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था, साइन हुआ था 87 में, लेकिन ये लागू हुआ 89 में। लिमिट टू ग्रोथ का गठन हुआ था कब? क्लब ऑफ रोम के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था 72 में। तो चलिए मिला लीजिए। सबसे पहले हमको लगता है इसमें आ जाएगा 4th, लिमिट टू ग्रोथ हो जाएगा पहले हो जाएगा ये। इसके बाद हो जाएगा 4th के बाद आएगा 87, बटलैंड आएगा 2 हो जाएगा, इसके बाद 89, इसके बाद 1, यही होगा 4। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? 4 के बाद हो जाएगा आपका 2, 4, 2, 3, 1, ये विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट डालिएगा, ये एकदम इसको रट डालिएगा। बी, वेरी गुड, ठीक, ओजोन डे मनाया जाता है, बिल्कुल सही, बी, गुड। ऐसे ही हमें जवाब चाहिए। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग। अब आइए कॉन्सेप्ट फिर देखिए, सब सतत विकास से है, आते रहते सवाल। कराधारी विकास लक्ष्य SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पहली बार 1972 में एक वैश्विक थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, द्वारा प्रस्तावित किया गया। क्या ये बात सही है कि जो SDG को पहली बार
1972 के एक थिंक टैंक जिसे क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये बात सही है? नहीं, तो बिल्कुल गलत है। क्लब ऑफ रोम द्वारा तो अभी हमने बताया कि लिमिट टू ग्रोथ की संकल्पना दी गई थी, और ये जो संकल्पना एसडीजी की लक्ष्य की, ये 2012 में दी गई थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी देशों के लिए कहा कि करना, लेकिन ये लाया गया था रियो प्लस 20 में। याद रखिएगा, रियो प्लस 20 में। रियो प्लस 20 का मतलब 92 में 20 जोड़ दोगे तो 2012 में ये ब्राजील के रियो डी जनेरियो में रियो प्लस 20 का आयोजन हुआ, जिसका शीर्षक था वी वांट फ्यूचर। वी वांट फ्यूचर, वी वांट फ्यूचर इसका शीर्षक था। और इसी में सतत विकास लक्ष्य, जिसको हम बोलते हैं ना एसडीजी को अपनाया गया। एसडीजी को अपनाया गया और इसके तहत 17 एसडीजी लक्ष्य बनाए गए थे, जिसको कल हम बता रहे थे कोड के माध्यम से। ठीक है ना, याद रहेगा। तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है कि जो धारी विकास लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त किए जाने की बात है। बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि सभी देशों को इसे 2030 तक, जो 17 लक्ष्य है ना, इसे 2030 तक पाना होगा। इसी के लिए प्रयास हो रहा है, इसी के लिए भारत भी प्रयास कर रहा है। भारत आईएसडीजी निकाल रहा है कि नहीं? तो फोर्थ का उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा? फोर्थ का उत्तर बताइए। फोर्थ का बी। बिल्कुल सही उपेंद्र जी, उपेंद्र जी सही बोल रही हैं, गरिमा जी भी सही बोल रही हैं। फोर्थ का बी हो जाएगा, फोर्थ का बी, केवल 2। तो क्लियर होगा ना। एसडीजी को अपनाया गया था 2012 में। देखिए, रियो को थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा समझा दे रहा हूं आपको। देखिए, रियो सम्मेलन चर्चित में क्यों रहता है? क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था, जेनेरियो में। और क्या खासियत है? यूएनओ का किस पर? इन्वायरमेंट प्लस डेवलपमेंट पर पहला ये सम्मेलन है, पहला सम्मेलन है। और इसी सम्मेलन में आपको कई चीजें, आपको जितने भी आप देखते हैं ना, अब नाम सुनते हैं UNFCCC, इसी सम्मेलन में इसका अस्तित्व आया था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहीं पे बना था। 92 में ही इसकी बात आई थी। 92 में ही आपने नाम सुना होगा CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसी समय बना है। इसी समय एजेंडा 21 आया था। एजेंडा 21 जो सतत विकास की एक रणनीतिक योजना थी, एजेंडा 21 इसी समय आया था। बहुत काम इसी समय, आपने नाम सुना होगा पॉप्स भी इसी समय आया था। UNCCD भी आया था इसी समय, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, ये सारे जो संस्थान इसी समय आए थे। तो ये जब कभी थ्योरी में डिस्कशन करेंगे तो याद रखिएगा ये सब चीजें। चलिए, तो तो क्लियर हो गया। फोर्थ का उत्तर हो गया आपका बी। अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। चलिए आइए आगे, देखिए वही सवाल। कर समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21, अब हम आपको खुद बताना होगा, बताइएगा। एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, कार्यधारी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। अभी बताया ना कि सतत विकास की वैश्विक कार्य योजना है, जिसे कब लाया गया था? बोलिए, कब लाया गया था वैश्विक कार्य योजना को? 1992 में। चलिए आगे आते हैं। कर 2002 के जोहान्सबर्ग में हुए
धाणी विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। गलत बात। अभी हमने बताया कि इसकी उत्पत्ति कब हो रही है? पृथ्वी सम्मेलन में भाई, पृथ्वी सम्मेलन में हो रहा है। अब पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, तो क्या हो जाएगा? चलिए इसका उत्तर बताइए। 5 का एक, केवल एक। वेरी गुड। 5 का केवल एक, 5 का केवल एक। हाँ बिल्कुल सही, ए। चलिए चलिए, बहुत सही। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। चलिए आगे बताइए। अब इसको मिलाइए जरा, कॉन्सेप्ट समझें तो आप लोग, कॉन्सेप्ट समझें तो मिलाइए आप लोग, जरा मिला के बताइए। बताइए मिलाकर, देखते हैं उत्तर क्या है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि किसी देश का जीडीपी भी बढ़े, लेकिन वहां के हेल्थ, वहां के एजुकेशन, वहां के मानव पूंजी में भी विकास हो। तो एक तरह से संरचनात्मक विकास हो, ठीक है ना? संरचनात्मक विकास हो जाएगा। आर्थिक ग्रोथ क्या मतलब? जीडीपी बढ़ जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार इन्वायरमेंट हो जाएगा। और जीवन की गुणवत्ता, कल हम बताए थे ना कि जीवन की गुणवत्ता में 3 मानक होते हैं। जीवन प्रत्याशा होगा, साक्षरता होगा, शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। तो हेल्थ से हो जाएगा, बस कुछ करना नहीं है। तो पहले का हो जाएगा 4, दूसरे का हो जाएगा 1। हाँ 4 1 किसमें आ रहा? डी में। चलिए डी डी डी, वेरी गुड, डी, वेरी गुड, बहुत सही। अनमोल पाठक, डी डी। चलिए बी नहीं होगा, 6 का बी नहीं होगा। 6 का बी कैसे होगा? बी का आपने 2 लगा दिया। आर्थिक वृद्धि इन्वायरमेंट से नहीं होगा ना, सही से लगा लीजिए। गरिमा शुक्ला, हाँ डी। चलिए चलिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं समझाने की, सीधी सी बात है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, इसका मतलब संरचनात्मक परिवर्तन। बाकी अभी हमने बताया जीवन की गुणवत्ता, लाइफ PQLI हम कल पढ़े थे ना, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, मॉरिस डी मॉरिस की, उन्होंने तो ये सूचकांक दिया था ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब बताइए, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होगी? चलिए बताइए आप लोग, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होगी? जीडीपी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, कि पर कैपिटा प्रोडक्ट, या पर कैपिटा इनकम? बताइए 7वें का क्या होगा? अब ये सब कुछ टर्म्स है, जीडीपी, जीएनपी, ये सब क्या है आपको समझाऊंगा, ठीक है? अभी बता दूंगा, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए क्या होगा उत्तर 7वें का, दीजिए 7वें का उत्तर। 7 का उत्तर नहीं मिल रहा आप लोगों से। हाँ चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए जीडीपी तो एक तरह से किसी देश का मापने का सर्वाधिक उपयुक्त माप इसलिए नहीं है कि इसमें कई सेक्टर के, लेकिन हम ये अगर देख लें कि किसी देश के रहने वाले सभी व्यक्ति का, एक एक लोगों का कितना उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मतलब ही उत्पादन से होता है। हम कितना उत्पादन कर रहे हैं तो उसी को कहेंगे, यानी पर कैपिटा प्रोडक्ट या पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति उत्पाद, यानी हमने कितना उत्पादन किया और उस उत्पाद का जब हम मौद्रिक मॉनेटरी मूल्य निकाल लेते हैं तो वही हो जाता है पर कैपिटा इनकम। हाँ तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है? अब जीडीपी जीएनपी थोड़ा सा समझा देते, टाइम लगेगा, चलिए देखते हल्का समझा देते हैं आपको।
आप लोग को जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी समझ में आता है? बताइए, अच्छे से बता लेंगे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है। जहां जाएगा हम डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए अब देखिए, यहां से हम लोग का शुरू हो जाएगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय टॉपिक से अब हम लोग शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं राष्ट्रीय आय है क्या। राष्ट्रीय आय का मतलब यही होता है कि जो किसी वित्तीय वर्ष में एक फाइनेंशियल ईयर लिया जाएगा, कोई वित्तीय वर्ष होगा, उस वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा, देश के जो नागरिक हैं, नागरिकों के द्वारा जितने प्रकार के वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है ना, उसी का मौद्रिक मूल्य ही क्या होता है, क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। राष्ट्रीय आय का अगर हम इतिहास की बात करें, राष्ट्रीय आय के इतिहास की बात करें, तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है, याद रखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867-68 में, और उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया उस समय बताई थी। 20 रुपया बताई थी राष्ट्रीय आय उस समय, प्रति व्यक्ति आय, कि उस समय पर व्यक्ति की आय 20 रुपया थी, ये बताए थे सबसे पहले। लेकिन इन्होंने क्या किया ना कि ये जो आय बताए, केवल एक अर्थव्यवस्था के एक सेक्टर को शामिल किए थे। वो कौन सा? एग्रीकल्चर सेक्टर को, बाकी इंडस्ट्रियल और सर्विस को शामिल नहीं किए थे। इसीलिए इनके द्वारा जो आकलन किया गया राष्ट्रीय आय को वैज्ञानिक नहीं माना जाता। लेकिन अगर कोई पूछे कि पहली बार किसने दिया था, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है ना? दादा भाई नौरोजी ने। 8वें का उत्तर हो जाएगा डी, डी डी, गुड। चलिए, लेकिन अगर कोई कहे कि वैज्ञानिक किसने दिया था, तो 1931-32 में आरवीके राव है एक, उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, जिसमें कृषि क्षेत्र को भी, उद्योग क्षेत्र को भी और सर्विस क्षेत्र, तीनों को शामिल किए थे। चलिए आगे देखते मिलेगा। अब देखिए यहां पे क्या है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? जब राष्ट्रीय आय निकालने की बात हो रही थी, उस पर चर्चा हो रही थी, तो 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई, राष्ट्रीय आय समिति, ध्यान समझिएगा। और इसी समिति के अध्यक्ष पीसी मोहलनोबिस थे। कौन थे? पीसी मोहलनोबिस थे, यही अध्यक्ष थे। और इसके सदस्य 2 लोग थे, एक डीआर गाडगिल, जिसका नाम सुनते आप लोग, गाडगिल थे, गरीबी जब हम लोग पढ़ेंगे तो गाडगिल फार्मूला, और एक यही थे वीके राव, आरवीके राव, ये दोनों इसके सदस्य थे। और इन्हीं के सिफारिश पर आप 1950 में एक संस्था बनाई गई उस समय, NSSO, और 1951 में बनाई गई थी CSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जो रोजगार और गरीबी के आंकड़े जारी करता था। और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO बनाया गया था, जो राष्ट्रीय आय का आकलन करता था। लेकिन दोनों के आंकड़ों में काफी डिफरेंस हुई, इसलिए अब इन दोनों को मिलाकर एक संस्था 2019 में बना दिया गया है। आपको पता है कौन सा? NSO। तो 2019 में NSO बन गया। अब भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन यही करती है, NSO। तो बोलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1949 वाले का?
हम्म इसीलिए वैज्ञानिक नहीं माना जाता है। हम्म बताइए कौन थे पीसी मोहलनोविस? पीसी मोहलनोविस, पीसी मोहलनोविस। हाँ वो तो जब हमारे यहाँ पॉलिसी बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं का, तो जब हम देश आजाद होगा तभी तो बनेगा। लेकिन वो अपनाई गई अलग बात है कि सेकंड प्लानिंग बताया। हम क्या बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की जानकारी तो पहले से थी ना, कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, होते हैं कि नहीं भाई? 1932 में इनको कैसे जानकारी हो गई? 31-32 में VKRB राव को कैसे जानकारी हो गई? ये बात है जब हम लोग आजाद हुए तो हम लोग रणनीति बनाए। तो जो आप बता रहे कि सेकंड प्लान में वो तो ये रखा गया कि भारी उद्योगों का विकास पे बल देना था। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुटीर उद्योग नहीं था, ठीक है ना? कुटीर उद्योग था हमारे पास, हम लोग के पास शुरू से उद्योग था। लेकिन जो भारी उद्योगों का प्लान है वो सेकंड पंचवर्षीय योजना में आया है, ठीक है? हाँ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पे पीसी मोहलनोविस हो जाएंगे। चलिए बताइए किस अर्थशास्त्री ने भारत में पहले, देखिए आ गया सवाल, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? बताओ आप, बताओ आप। बताइए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए बताइए। VKRB राव। कौन हो जाएंगे? VKRB राव, याद रखिएगा इस VKRB राव, ये दिमाग बैठा लिए। वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन VKRB राव ने किए थे, ठीक है? 10वें का बी। तो अगर अब सवाल है कि वैज्ञानिक विधि से किसने सबसे पहली बार किया, तो याद देखिएगा VKRB राव ने ये 1931-32 में कर दिए थे। और आप जो कह रहे भारी उद्योगों के विकास पे बल, सेकंड हो तो भारी उद्योगों की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की जानकारी तो बहुत पहले से ही थी। चलिए चलिए, वेरी गुड। चलिए अब आइए बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन डेटा निम्नलिखित में कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता? बोलो, बोलिए, इसका उत्तर अभी हमने बताया है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करती है? 11 का उत्तर बताइए आप लोग। बता चुका हूं, बताइए आप लोग जल्दी, एकदम रट डालिए सब, ये सब प्रश्न एकदम आते रहते हैं। 11 का ए, बिल्कुल सही। NSO देखो, दोनों लोग है, कंफ्यूज मत होइएगा, CSO भी है और NSO भी है। अगर विकल्प में NSO ना रहे ना, तब आप CSO लगा सकते हैं, तब इसका मतलब पुराना बनाया होगा। लेकिन अब आपको बताना है कि जो अब हमारे पास राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े NSO जारी करता है, ठीक है? CSO पुराना हो गया है। CSO गठन 1950 में हुआ, 51 में हुआ था, लेकिन इसको 2019 में क्या है, किससे के साथ विलय कर दिया गया? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन प्लस CSO, दोनों का विलय हो गया, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, ऐसे ही बताते रहिए। अब आइए, राष्ट्रीय आय का लेखांकन में आधार वर्ष का क्या अर्थ है? आधार वर्ष का क्या अर्थ है, कोई बताएगा? कर जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक GDP की गणना के लिए किया जाता है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक GDP के लिए किया जाता है, रियल GDP के लिए किया जाता है, ठीक है, उपयोग रियल GDP की गणना के लिए किया जाता है, बताइए क्या होगा? बोलिए, आधार वर्ष क्या होता है? चलो बेस ईयर समझते हैं।
कोई बता सकता है कि इस समय बेस ईयर क्या हो गया है? बेस ईयर, आओ समझते हैं बेस ईयर को क्या होता है। बेस ईयर को देखते हैं हम लोग। बेस ईयर आधार वर्ष, समझिए क्या है आधार वर्ष। देखिए बेस ईयर होता है कि किसी तुलनात्मक रूप से किसी वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसकी कीमतों में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसी के लिए आधार वर्ष का मापन किया जाता है। तो पहली बार भारत में आधार वर्ष का जो है 1949 में बनाया गया था आजादी के बाद। इसके बीच बीच में आधार वर्ष बदलते रहे। काफी लंबे समय तक हमारा आधार वर्ष 2011-12 रहा ना बेस ईयर, लेकिन अब हमारा आधार वर्ष बन गया है 2022-23। तो ये पक्का सवाल पूछा जाएगा कि अब हमारा राष्ट्रीय आय निकालने का आधार वर्ष क्या बन गया है? तो 2022-23 बन गया है। और इसके लिए ये कब से लागू हो गया है, जरा बताएंगे आप, कब से लागू हो गया है? तो फरवरी 2026 से इसको लागू कर दिया गया है। और इसके लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, तो बताएगा? इसको लागू करने के लिए कौन सी समिति ने सुझाव दिया था कि 2022-23 को? तो विश्वनाथ गोलडार समिति, विश्वनाथ गोलडार समिति ने ही 2022-23 को आधार वर्ष घोषित कराया है। ठीक है ना? चलिए, और ये आधार वर्ष कब होता है? देखिए दो तरह के आपको ध्यान रखना, एक चालू कीमत होता है और एक होता है स्थिर कीमत। स्थिर कीमत इंग्लिश में कहे तो इसको बोलते हैं करंट प्राइस, इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस। तो जब जीडीपी की वैल्यू कांस्टेंट प्राइस पर निकालते हैं तो उसी को हम रियल जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी की मौद्रिक वैल्यू जब हम करंट प्राइस पर करते हैं तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का मतलब यही है कि जब हम किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, थोड़ा सा जीडीपी जीएनपी पढ़ाई दें तभी आपको समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा करें, इस प्रश्न के बाद चर्चा कर लेते हैं। इस प्रश्न के बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहां बस इतना समझ लो कि आधार वर्ष का यहां पर अर्थ है कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग हम रियल जीडीपी की गणना के लिए करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं, उसी के लिए आधार वर्ष निकाला जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ गोलडार समिति, बिल्कुल सही, विश्वनाथ गोलडार समिति है। और इसका उत्तर 12 का आप लोग बताइए क्या है? हाँ तो बता देते हैं, बताते हैं अभी आप लोगों को। चलिए इसका उत्तर आप लोग कर लीजिएगा सी। अब आइए हम थोड़ा सा बता देते हैं सब कुछ। चलो चलिए, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, हल्का सा समझो, समय कम है इसलिए कम में समझा रहा हूं लेकिन पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे 5 अक्षर है, एक जी है, एक डी है, एक पी है और एक एन है। ये बीच वाले एन को हम एनएक्स कर देंगे समझाने के लिए, और जो आगे वाला एन है उसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं नेट। 5 अक्षर है ना, 5 शब्द है। इसको हम फुल फॉर्म देखें तो इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी यह है आपका ग्रास, यानी हिंदी में कहे तो सकल। डी है डोमेस्टिक मतलब घरेलू, पी मतलब प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद,
अननेशनल का मतलब आपको इंडियन समझना है, यानी भारतीय समझिए। अनेट का मतलब है शुद्ध। अब ये सब समझ गए तो फिर जीडीपी समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। ध्यान समझिए, सकल का मतलब क्या होता है? सकल का मतलब होता है वह कीमत जो उसके बनाने के दौरान रहती है, यानी उस कीमत में किसी भी प्रकार की गिरावट या घिसावट निकाला नहीं जाता, उसमें शामिल रहता है। जैसे कोई हमने ये हमने मार्कर बनाया, मान लीजिए, तो इस मार्कर की जो कीमत आई, जो शुरू वाली, जो इसमें बनाने में जो लागत आई, उसी को हम सकल कहेंगे। यानी इसमें किसी तरह का भी खरोच फरोच कुछ भी नहीं हो गया। लेकिन जब इसमें खरोच आ गया, ये सब चीजें, तो इसमें के मूल्य ह्रास में कमी आएगी ना। तो जब सकल में से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो शुद्ध निकलता है। ध्यान रखिएगा, सकल में से क्या करेंगे? मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। और जब नहीं घटा है तो इसका मतलब सकल। इसका मतलब ये समझ लेना आपकी, इसमें मूल्य ह्रास अंदरे है, निकला नहीं है। ध्यान से समझिएगा, मूल्य ह्रास इसमें से नहीं, जो डिप्रेशन हुआ है, जो घिसावट आई है, जो गिरावट आई है, वो नहीं, क्योंकि भी नया नया है। तो सकल का मतलब उसमें सब कुछ शामिल है, गिरावट निकली नहीं है। घरेलू का मतलब ये समझिए, मोटा मोटा डोमेस्टिक का मतलब जो देश की जो सीमा है, देश की जो सीमा है, इसके अंदर जो भी गतिविधियां आर्थिक हो रही है, जो भी चाहे जहां के लोग करें, उसी को हम कहें। इसकी सीमा का मतलब पॉलिटिकल, ऊपर वाली सीमा, सब ठीक है। डिटेल में बताएं कि इसके अंदर बहुत चीजें होती है, लेकिन अभी खाली हल्का समझो कि घरेलू सीमा का मतलब देश के भीतर, यानी देश के भीतर, देश के भीतर। उत्पाद का मतलब क्या है? उत्पाद का मतलब जो भी हम वस्तु और सेवा का उत्पादन करते सभी को। तो उत्पाद का मतलब क्या है? वस्तु एंड सेवा, वस्तु एंड सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों। अब यहां एनेक्स का मतलब नेशनल का मतलब क्या? देश के नागरिकों के द्वारा। क्या समझना है? एनेक्स मतलब देश के जो नागरिक है, नहीं भारतीय लोग, देश के नागरिक। और नेट का मतलब क्या? जिसमें से मूल्य ह्रास निकाल दिया जाए। यानी अब इतना खाली समझ लो। जी मतलब बोलो क्या? सकल। जी मतलब क्या? सकल, सब कुछ इसमें भैया, इसमें से कुछ भी निकला नहीं है। डी मतलब देश की सीमा के भीतर। पी मतलब वस्तु और सेवाओं का अंतिम उत्पाद, समस्त प्रकार के वस्तु और सेवा का अंतिम उत्पाद। एनेक्स मतलब देश के नागरिक या भारतीय। अनेट मतलब शुद्ध। अगर इसको हल्का सा समझ गए तो देखो कैसे सब डिफिनीशन बता लोगे। देखो, अब कोई भी डिफिनीशन बताना है ना, तो आपको देखो पहले ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है। समझो, पहले क्या बोलेंगे और इसके आगे एक जोड़ लेना होगा, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। बस कोनो आपको परिभाषा बोलने की दिक्कत नहीं है, अब क्लियर, ठीक है ना। देखो, पहले ये बोलोगे, पहले ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, ऐसे पहले फिरे सब जगह ही कॉन्सेप्ट। पहले बीच वाले को बोलेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला। चलिए देखते हैं, जरा आपको समझाता हूं। एक मैं बोलूंगा, बाकी सब बोलिएगा। मैं जीडीपी को समझा रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? कोई पूछे जीडीपी क्या है, तो कहिएगा किसी वित्तीय वर्ष में, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से चलता है? 1 अप्रैल से ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो अब समझिए, किसी वित्तीय वर्ष में, अब क्या बोलोगे? ये वाला बोलो। तो क्या बोलेंगे? देश की सीमा के भीतर। कॉन्सेप्ट समझो, किसी वित्तीय वर्ष में देश के सीमा के भीतर। अब इसके बाद ये बोलो, दूसरा वाला जो लिखे हैं, तो क्या है? अंतिम रूप से उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का। ये बोल दिए। इसके बाद ये बोलो, जी है ना, तो इसमें मूल्य ह्रास शामिल है कि निकला हुआ है? तो शामिल है, तो बोलिएगा मूल्य ह्रास को घटाए बिना निकाला गया मौद्रिक मूल्य ही
जीडीपी है। क्या दिक्कत है बोलिए? फिर से देखो, जीडीपी मैं आपसे पूछूं तो आपको बोलना है पहले ये, फिर ये, अब फिर ये, और मैं ये सब समझा चुका हूं। तो कैसे बोलेंगे? किसी वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के अंदर अंतिम रूप से उत्पादित समस्त प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यह्रास को घटाए बिना निकाला गया मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए? अब मैं आपसे कहूंगा नहीं भाई हमको बताओ ये, इसकी परिभाषा बताओ, तो वही कॉन्सेप्ट, पहले ये फिर ये फिर ये। चलिए बोलिए, तो चलिए बोलते हैं इसको। अगर हमें बताना तो कहेंगे पहले वही चीज, किसी वित्तीय वर्ष में, अब यहां पर है ना बीच में ना, तो क्या बोलोगे? देश के नागरिकों के द्वारा, किसी वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा, फिर इसको बोलो वही चीज, अंतिम रूप से उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का, फिर यहां पे क्या बोलेंगे? मूल्यह्रास को घटाकर, क्योंकि नेट है ना, नेट का मतलब है मूल्यह्रास को घटाकर, तो मूल्यह्रास को घटाकर निकाला गया मौद्रिक मूल्य ही, निकाला गया मौद्रिक मूल्य ही एनएनपी है। क्या दिक्कत है बोलो? क्या दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप परिभाषा जरा मेरा बताओ। देखो अब परिभाषा क्लियर होगा कि नहीं? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताएंगे। चलिए मैं पूछ रहा हूं, एनडीपी की परिभाषा, एनडीपी, और हमने बताया कि पहले बोलना है ये, फिर ये, फिर ये। चलो तो और सबके आगे जोड़ लेना है ये, तो बोलो क्या होगा? बहुत आसानी से आ गया सर। देखो क्या है, कुछ नहीं करना। देखो क्या बोलेंगे? किसी वित्तीय वर्ष में, पहले बोल दें किसी वित्तीय वर्ष में, फिर यहां डी है ना, तो देश की सीमा के भीतर, फिर यहां पी बोलेंगे, अंतिम रूप से उत्पादित समस्त प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का, यहां एन है तो मूल्यह्रास को घटाकर निकाला गया मौद्रिक मूल्य ही, मॉनेटरी वैल्यू ही एनडीपी होगा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आ गया सर, समझ में आ गया ना? ठीक है, थ्योरी के टॉपिक में आपको पूरा मिलेगा बढ़िया से। तो अगर ऐसे पकड़ लेना तो कोई भी आपको, कोई भी पूछेगा आप कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं होगी, कोई नहीं होगी दिक्कत। चलिए अगर मान ली कोई पूछेगा नहीं, एनएनपी बताइए, एनएनपी क्या दिक्कत है? क्या बोलेंगे? किसी भी, पहले क्या बोलेंगे? ये, फिर ये, फिर ये, तो बोलेंगे किसी वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित समस्त प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यह्रास को घटाकर निकाला गया मौद्रिक मूल्य ही एनएनपी है। यही एनएनपी तो राष्ट्रीय आय बनेगा। यही एनएनपी को जब हम साधन लागत पे, एट फैक्टर कास्ट, यही एनएनपी का जो मौद्रिक मूल्य साधन लागत पे निकाल देते, यही राष्ट्रीय आय होता है। हाँ सर, तभी सब क्लियर हो गया कि नहीं आप लोगों को? बहुत रटते थे, अब रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे, हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। अब बारह हो गया था ना? हाँ, 13वां प्रश्न आइए, 13वां आइए। कर पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना कौन सही है। देखिए पूंजी निर्माण का सीधा कॉन्सेप्ट क्या है? पूंजी निर्माण का सीधा कॉन्सेप्ट है बचत और निवेश से, बचत और निवेश से, बचत और निवेश से होता। अगर बचत हो रहा है तभी आप निवेश कहेंगे, तभी पूंजी निर्माण होगा। तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचत और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविकता पर निर्भर करता है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। चलिए बता दिया अभी कि पूंजी निर्माण के लिए दो ही चीज चाहिए, बचत और पूंजी। बताइए उत्तर क्या होगा?
13 का उत्तर बताइए जल्दी से आप लोग, 13 का उत्तर जल्दी बताइए आप लोग। हाँ, बचत जब रहेगा, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचत तो वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। चलिए 13 बोथ सी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, खटाखट आइए अब। कर उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय निम्न के कारण क्या है? क्यों प्रति व्यक्ति आय निम्न है भाई? निम्न की कारण क्या है? प्रति व्यक्ति आय कह रहा कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जब जनसंख्या इतना रहेगा तो बचत होगा ही नहीं, तो ये इसका एक कारण होगा, बिल्कुल होगा। साहसीपन, यहां के लोग ना रिस्क नहीं लेते हैं, साहसीपन का अभाव, ये भी सही बात है, ठीक है। अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा बिल्कुल है, ये भी कमी कारण है। लेकिन कृषि का आधुनिकीकरण, भाई आधुनिकीकरण हो जाता तब तो अच्छी बात है ना, तब तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती। तो कृषि का आधुनिकीकरण ये आय को बढ़ाने का फैक्टर है, आय को कम करने का फैक्टर नहीं है। तो इसको हटा दीजिए, बाकी ठीक है, इसको हटा दीजिए, बाकी चलिए। तो ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बस हटा दीजिएगा, ये सब होगा। इसका मतलब कृषि के आधुनिकीकरण को हटाकर बाकी सभी चीजें जो बताया गया हो वो निम्न आय के कारण हो सकते हैं। तो बताइए 14 का हो जाएगा बी, 1 2 3, बिल्कुल सही आपने बताया, 1 2 3। क्योंकि आधुनिक कृषि हो जाए तब तो आय बढ़ी जाएगी, है कि नहीं। चलिए जल्दी आते हैं हम लोग। एक खुली हुई अर्थव्यवस्था, आगे ना खुली अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होगा, आयात निर्यात दोनों होता है। में राष्ट्रीय आय के संदर्भ में सी के बारे में कहा गया है कंजम्पशन, आई है निवेश इन्वेस्टमेंट, जी है सरकारी खर्च, आयात निर्यात ये सब बताया है। तो क्या होगा राष्ट्रीय आय? देखिए जब हमको आय निकालना हो तो हम दो तरीके से जान सकते हैं। अब जानते हैं ना, आय माइनस व्यय बराबर होता है बचत, होता है कि नहीं? ये तो पढ़े होंगे आप लोग, हाँ। और अगर खाली हमको दो जानकारी ये पता हो जाए, बचत और व्यय, तभी आय निकाल सकते हैं कि नहीं? बताओ, तभी निकाल सकते हैं ना। अगर बचत भी पता हो और व्यय भी पता हो तो भी आय निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, बचत में व्यय को जोड़ देंगे तो आय नहीं। तो यहां खर्च के आधार पर निकालना है। तो छोटे छोटे देशों में जो डेवलप देश होते हैं उनका सब कुछ पता रहता है डेटा। तो जब खर्च के आधार पर निकालते हैं तो सभी खर्चों को जोड़ देंगे, यानी सी प्लस आई प्लस जी प्लस कोष्ठ में आयात निर्यात का जो अंतर होता है वही हो जाएगा। सभी खर्चों को जोड़ देंगे, यानी उपभोग पे कितना खर्च कर रहे हैं उसको जोड़ दीजिए, निवेश पे कितना खर्च कर उसको जोड़ दीजिए, सरकार के कितने खर्च उसको जोड़ दीजिए, आयात निर्यात में जो खर्च हुआ उसका डिफरेंस करके जोड़ दीजिए। अभी चल रही सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, y बराबर सी प्लस आई प्लस ये वाला हो जाएगा। ये याद देखिए, कई बार पूछ देगा खर्च के आधार पर बताइए, तो सभी खर्च जोड़ दीजिए, बिल्कुल सही, 15 का सी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर यानी विकास दर कम होने का क्या कारण है? कोई बताएगा क्या कारण है? बचत और पूंजी निर्माण की दर होने के बाद भी समृद्धि दर कम क्यों है? क्योंकि इसलिए कम है कि पूंजी उत्पाद
अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? ऊंचा है। अब ये पूंजी उत्पाद अनुपात एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब यही होता है, COR का मतलब होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी मान लीजिए कि दो देश, एक देश ए है और एक देश बी है, ठीक है। यह 5 कलम बनाता है। इसको थोड़ा सा बड़े पेज पे समझा दो तब अच्छे से आएगा। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है समझते हैं। आइए, इसको बोलते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात। इसको यही बोलते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो को बोलते हैं हिंदी में पूंजी उत्पाद अनुपात। ये क्या है समझिए। मान लीजिए दो देश हैं, ए और बी, ठीक है। ये है 10 कलम, 10 कलम बना रहे हैं, और ये 20 कलम बना रहे हैं। या मान लेते हैं ये भी 10 कलम बना रहे हैं। ये 10 पेन बना रहे हैं, ये भी 10 पेन बना रहे हैं। और ये 10 पेन बनाने में 5 रुपए के लागत लगाते हैं, और ये 10 पेन बनाने में 2 रुपए के लागत लगाते हैं। तो इनके एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी? 10/5 अर्थात 2 रुपये। और इसके एक पेन की कीमत क्या होगी? 10/2 अर्थात 5 रुपये। अब बताइए, ये 2 रुपये में 10 कलम बना रहा है, और 2 5 10, इसके एक कलम की कीमत होगी 5 रुपया, और ये 5 रुपये में 10 कलम बना रहा है, और इसके एक कलम की कीमत हो गया आपका 2 रुपया, और इसका हो रहा 5 रुपया। तो कौन सस्ता है भाई? बोलिए, कौन सस्ता है? तो जिसका सस्ता होगा उसका ना ज्यादा लोग डिमांड करेंगे। तो जिसका कैपिटल आउटपुट रेशियो उच्च होगा उसका क्या होगा? डिमांड कम होगी। और जिसका कैपिटल आउटपुट रेशियो निम्न होगा उसका अच्छा होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो निम्न जो कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है वो किसी भी देश के लिए शुभ माना जाता है, और जो ऊंचा कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा वो देश के लिए सही नहीं माना जाता है। तो सबसे आपको ध्यान रखना है, आसान कौन होगा? जिस देश में अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो लो होता है वो देश प्रगति करता, उसमें समृद्धि होता है। और जिसका ऊंचा होता है उसमें समृद्धि की दर कम होती है। तो ये आपका उत्तर 16 का हो जाएगा। आज ये 17, फिर वही बात है, बताइए किस क्षेत्र में बचत सबसे ज्यादा होती है? किस क्षेत्र में बचत सबसे ज्यादा होती? गांव में नहीं करते हैं? गांव में बचत पहले गुल्लक में लोग करते थे। गांव में लोग हर साड़ी के माता लोग क्या है, पल्लू में बांध के रखी, उसी को कहते हैं घरेलू बचत। तो हम लोग आर्थिक मंदी से इसीलिए बच जाते थे कि हम लोग को बैंक का मतलब ही नहीं होता था। हम लोग गांव में छप्पर में पैसा चुरा उरा के रखे रहते हैं। इसलिए बचत हमारा सबसे ज्यादा किस में होता है? घरेलू क्षेत्र में, ठीक है ना। और हम लोग जो बचत घरेलू क्षेत्र में करते तो पैसा कहाँ लगाते हैं? भौतिक संपत्ति खरीदने में, जमीन जायदाद सोना चांदी इसमें बनाने में खर्च करते हैं ना। तो घरेलू क्षेत्रों में भी सबसे ज्यादा बचत कहाँ होता है? भौतिक परिसंपत्ति एसेट्स में। तो भारत में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बचत होगी? तो याद रखिएगा घरेलू क्षेत्र में। चलिए आगे बताइए। 17 का उत्तर आप लोग दिए, 17 का उत्तर चलिए देते रहिएगा। धाड़ी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? धाड़ी विकास का मतलब है प्रकृति से भाई, प्राकृतिक संसाधनों का, ध्यान दीजिएगा,
हमें इसमें ध्यान रखना होता है। प्रकृति से उतना ही लो जितना दे सके। 17 का सी, 17 का सी, 17 का सी आपने बताया है। हाँ वेरी गुड, 17 का सी, वेरी गुड। घरेलू क्षेत्र भाई, कोई पूछे कहां बचत ज्यादा होता है भारत में, हम लोग घर में गुल्लक में पैसा, उसी गुल्लक को घरेलू क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। चलिए 18 का हो जाएगा सतत विकास के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता, किसके संदर्भ में, हमें नेचुरल रिसोर्स के संबंध में। चलिए आज का कौन सा एक ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। अब एक सवाल आ गया, हस्तांतरित भुगतान क्या होता है। देखिए राष्ट्रीय आय में कौन कौन ऐसे मद हैं जो शामिल नहीं हो पाते हैं, तो उसी को कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। जैसे हमें कोड टीसीएस, टीसीएस, एफआई, ये कोड मैं बता दे रहा हूं, कभी आप याद रखिएगा। ये सभी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाते। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट जिसको बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान, भुगतान। सी का मतलब होता है पूंजीगत, पूंजी। सेल का मतलब विक्रय। एफ का मतलब फैमिली एक्टिविटीज, फैमिली एक्टिविटीज। और आई का मतलब इलीगल, इलीगल एक्टिविटीज। यानी ये सब हम शामिल नहीं कर पाते। जैसे कोई उपहार किसी को मिल गया, हम लोग छात्रों को पेंशन मिल जाता है, ये सब राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो किसी को उपहार मिल जाता है, दान मिल जाता है, इसी को ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। यानी बिना उत्पादन के ही पैसा मिल गया, उसको राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल करते हैं। पूंजी मतलब कोई जमीन जायदाद बेचकर उस पर फिर पैसा पाते, उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। पुरानी कोई वस्तु बेच देते हैं, उसके बदले जो पैसा मिलता है। फैमिली एक्टिविटी, जो पारिवारिक, जैसे माताएं लोग, गृहिणी लोग हैं, आपकी माता बहन खाना बनाती है आपके लिए, तो क्या उसका कोई मौद्रिक मूल्य है, नहीं है ना, ठीक है ना। लेकिन अगर वही नौकरानी को आप रखते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। और आई का मतलब इलीगल, जो जुआ है, जुआ से, चोरी से, छिनैती से जो पैसा कमाते हो, सब राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते। तो सामाजिक सुरक्षा का अंशदान ये दान के अंतर्गत आएगा, पेंशन ये भी दान के अंतर्गत आएगा, छात्रों को दिए छात्र ये भी दान के अंतर्गत, इसको शामिल नहीं किया जाएगा। हस्तांतरण भुगतान में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज होता है ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आय आकलन की कौन सी विधि नहीं है। हमने बताया कि 3 विधियों के द्वारा राष्ट्रीय आय निकाला जाता है, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि। राष्ट्रीय आय निकालने की 3 विधियां है। किसी देश की सभी आय को जान लो, किसी देश के सभी व्यय को जान को जोड़ लो और उसमें बचत जोड़ दो, निकल जाएगा। या कोई देश कितना उत्पादन करता है उसको निकाल लीजिए। अब भारत में क्या है, तीनों विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत में तीनों, ये विकसित देशों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारत में कहीं बहुत विकसित है तो कहीं एकदम ग्रामीण, एकदम पिछड़ा है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय आय निकालने के लिए तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज का ये लास्ट प्रश्न था और ये सभी याद कर डालिएगा। थोड़ा थोड़ा समय रहा तो समझाता रहा कॉन्सेप्ट, फिर आपको मैं इसके एक पूरा नोट्स में दे दूंगा, कम, एकदम कम में आपको नोट्स पूरा मिल जाए। खाली वो नोट्स पढ़ के आरडी सर बनवा रहे हैं नोट्स को, और ये नोट्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो आज का सेशन कैसा लगा है बताइए आप लोग। चलिए बताइए आज का सेशन आप लोग को कैसा रहा। 20 का बी, बिल्कुल सही। 20 का कौन हो जाएगा, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हम इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, ये विधि होती ही नहीं। राष्ट्रीय मापने की केवल 3 ही विधियां हैं। बढ़िया सर, शानदार, गुड। चलिए अच्छी बात है।
तो कल इसके आगे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। इन सारे राष्ट्रीय आय हो गया है, हाँ बहुत बेहतरीन, गुड। चलिए धन्यवाद। तो कल हम लोग मिलते हैं आगे, ठीक है ना।